बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है एक लॉन्ग जर्नी जो रही है, लंबा सफर आप इसे कह सकते हैं कि लंबा सफर जो आईएमएफ के साथ रहा है, ये किस तरह का रहा। मतलब ये है कि पाकिस्तान बार बार एक ही साइकिल के अंदर घूम रहा है, बार बार आईएमएफ के पास जाता है और आईएमएफ के पास से फिर जो है कर्ज लेके फिर अपने मसले हल करके फिर वापस। क्योंकि देखिए एक बात को समझिएगा आप कि आईएमएफ को क्यों बनाया गया था। अगर हम इस पर्पस को देखते हैं, इससे हटके कि भाई जो कंट्रोवर्सीज है वो क्या है, कि कंट्रोवर्सीज तो ये है कि भाई देखिए आईएमएफ को बनाया गया तो आईएमएफ क्या कर रहा है, आईएमएफ गरीब मुल्कों को लूट रहा है, उनके पैसे खा रहा है और उनकी इकोनॉमीज को अपनी मर्जी से चला के जो है वो अय्याशी कर रहा है, उनकी एलीट को जो है वो अपने साथ मिला के। ठीक है, ये इल्जाम है आईएमएफ के ऊपर। लेकिन अगर इस कंट्रोवर्सी से हट के हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई आईएमएफ जो है वो इसलिए बनाया गया था कि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू का मतलब ये है ये जो मुल्क डिफॉल्ट होने करीब होते हैं उन मालिक को हेल्प करता है। कि देखिए हम जब भी परचेजिंग करते हैं बाहर के मालिक से तो वो डॉलर्स के अंदर करते हैं, ऐसे ही रुपए में तो नहीं कर सकते। तो जब भी जिस मुल्क के पास जो है वो डॉलर खत्म हो जाए तो बाहर से तो उससे चीजें मंगवानी होती हैं अपनी इंतहाई बेसिक नीड्स की। जैसे पाकिस्तान जो है वो अगर अपनी एनर्जी की जरूरत पूरी करता है तो बाहर से पूरी करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पास लेट सपोज डॉलर खत्म हो गए, अब बताएं आप क्या करेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को फिर जाहिर बात है फिर क्या करना पड़ेगा, आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा डॉलर लेने के लिए कि भाई मुझे डॉलर दो, मैं अपनी एनर्जी की जरूरत पूरी करने के लिए पैसे बाहर पे करूं या जो भी अपनी नीड ले रहा है। तो आईएमएफ का बेसिक पर्पस ये था। ठीक है, तो अब उसने फिर आर्जी तौर पे यानी वक्ती तौर से कहते हैं ना कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए वक्ती तौर पे तो हमारी हेल्प करेगा, लेकिन उसका पर्पस ये होगा कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाओ। कि हम जब हालात खराब होते हैं तो जैसे घर वाले जाते हैं और इसी तरह से जाके किसी से हेल्प वगैरह ले ली, लेकिन वो आर्जी होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है हम बार बार उसको जो है वो एक सिलसिला बना लें कि बार बार पैसे दो भाई, पैसे दो भाई, पैसे दो, समझ रहे हैं। तो ये वो सिलसिला है हमारा जो पाकिस्तान का जो ओडेसी है, ये लंबा सफर, ये ऐसा ही कुछ हमारा चल रहा है आईएमएफ के साथ कि हम जो है रिफॉर्म्स नहीं करते अपनी, लेकिन बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं। तो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद आईएमएफ, तो पाकिस्तान के जो है वो एक लंबे सफर के आगाज पाकिस्तान का अगर हम देखते हैं तो वो कब हुआ, वो हुआ 1958 का। 1958 में पहली बार जो है वो पाकिस्तान गया, यानी कि 1958 में जब मार्शल लॉ लगा, अयूब खान साहब की गवर्नमेंट थी, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ तकरीबन जो है वो 1.3-1.4% पे थी, तो इतना ज्यादा लो जीडीपी ग्रोथ थी उस टाइम पे, हालात खराब थे। तो उस टाइम पे पहली बार हम गए आईएमएफ के पास। तो हम देखते हैं जी 1958 में हम पहली बार गए और 7 दहाइयां हो चुके हैं, यानी 70 साल से अब हम ये कह सकते हैं 76 इयर्स पाकिस्तान हम कहते हैं इंडिपेंडेंस होगी इसकी। तो अब 70 साल से हम ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं और पाकिस्तान को ये एजाज भी हासिल है अनफॉर्चुनेटली, इंतहाई दुख के साथ, कि पाकिस्तान ग्लोबली उन 5 ममालिक में शामिल है जिन्होंने आईएमएफ के कर्जे जो है पे नहीं किए। न सिर्फ कर्जे, आउटस्टैंडिंग डेट्स, यानी कि आउटस्टैंडिंग डेट्स का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जो पाकिस्तान ने ली, लेट सपोज पाकिस्तान ने $500 मिलियन ली, लेकिन अब उन्होंने तो सूद पे दी और साथ में अगर $200 मिलियन सूद भी है इसका, तो इसका मतलब ना उन्होंने पाकिस्तानियों ने प्रिंसिपल अमाउंट वापस की और ना ही जो है वो सूद वापस किया। तो पाकिस्तान उन 5 ममालिक की लिस्ट में शामिल है, जिसमें बाकी अगर 4 देखते हैं तो अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, यूक्रेन है और इक्वाडोर है जो अपने कर्जे वापस नहीं कर सके। तो ये इंतहाई दुख की बात है और पाकिस्तान बार बार उन्हीं को जो है वो रिन्यू करवाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि 7.4 बिलियन का जो है पाकिस्तान के सर जो है कर्ज है आईएमएफ को जो देने वाला है। तो अब अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल आईएमएफ बेल आउट की, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जो है, जैसे मैंने कहा कि 1958 के अंदर गए, तो वो उसकी अमाउंट कितनी थी, तकरीबन $25,000 थी, जिसको इस टाइम पे आईएमएफ अगर एस्टिमेट कर रहा है तो आईएमएफ कहता है भाई 2024 के अमाउंट के अकॉर्डिंगली ये $2,74,000 थी, जो अगर आज हम देखें तो जो पहली बार $25,000 पाकिस्तान ने लिए उस टाइम पे। फिर हम देखते हैं लार्जेस्ट एवर लोन जो पाकिस्तान ने लिया वो लिया 7.6 बिलियन का, कि सबसे ज्यादा जो एक दफा में पाकिस्तान ने कर्ज लिया आईएमएफ से वो 2008 के अंदर लिया, यानी पीपल्स पार्टी की इस टाइम गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो उस टाइम पे जो है 2008 के अंदर लिया और $7.6 बिलियन का लिया गिलानी गवर्नमेंट के दौरान। ठीक है, यूसुफ गिलानी साहब जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे लिया और उसकी अमाउंट कितनी थी जी, जो कि 4,09,000, ये 4 लाख तो खैर नहीं, काफी ज्यादा बन रही, तकरीबन जो है वो $49,36,035 बन रहे हैं। तो काफी ज्यादा जो है वो अमाउंट है और ये डॉलर्स में, तो आप अंदाजा कर सकते हैं जो है वो किस हिसाब से हमने ली। अब अगर हम देखते हैं जी अपकमिंग आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग, तो अभी जो रिसेंट मीटिंग होने जा रही है वो 11 जनवरी को होगी और 11 जनवरी में जो पाकिस्तान को जो उन्होंने फंड देना था 700 मिलियन का, जो कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत जो तय हुआ था कि भाई पाकिस्तान को $3 बिलियन जो है मिलेंगे। आपने देखा कि 2023 के अंदर पाकिस्तान का जो सिलसिला रहा आईएमएफ के साथ, बार बार आईएमएफ के हमने जाके पांव पकड़े हैं कि हमें पैसे दो और वो आगे से हम एक ही बात कहते हैं, रिफॉर्म्स करो। ठीक है, वो हमें रिफॉर्म्स का कहते हैं, हम ये कहते हैं भाई रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिन
इन्फ्लेशन रिफॉर्म्स का कहते हैं, वो क्या कहते हैं जी, बिजली महंगी करो और ज्यादा, गो कि हमने बाद में वही किया, लेकिन पहले हम जो है वो नखरे करते रहे और मुल्क को उस लेवल पे पहुंचाया हमने 2023 के अंदर। उसके बाद फिर हमने जो है आपने देखा कि मिन्नतें वगैरह की, तो उन्होंने पैसे फिर $3 बिलियन की स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है उसके तहत हमें पैसे दिए, लेकिन वो पहली किस्त दी, अब दूसरी जो है वो रिव्यू में जा रही है, अब देंगे कि नहीं, क्योंकि हम उनकी डिमांड तो खैर पूरी कर चुके हैं महंगाई की हर लेवल पे। तो फिस्कल ईयर 2023 की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है उसने परचेजेस की हैं, अगर हम देखते हैं तो 894 बिलियन की, यानी फिस्कल ईयर पाकिस्तान का जो मालियाती साल है उसकी बात हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान का मालियाती साल जुलाई टू जुलाई होता है, याद रखिएगा, 1 जुलाई से 1 जुलाई तक। तो 894 मिलियन डॉलर्स की हुई है, और जिसमें अगर हम देखते हैं इसके चार्जेस जो अमाउंट है वो कितनी है, 776 मिलियन डॉलर की, और अगर हम इंटरेस्ट उसका देखते हैं तो 325.8 मिलियन डॉलर का उसका इंटरेस्ट है। तो आप अंदाजा कर लें कि इंटरेस्ट हम जो है कर्जों पे कितना दे रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि हमने जो 2022 के अंदर परचेजिंग की और 2023 के अंदर की, तो ये हमें ये बता रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है उसके हालात को अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए सॉलिड जो है वो स्टेप्स नहीं लिए गए, क्योंकि 2022 और 23 में पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तकरीबन एक जैसी रही है, यानी बुरे हालात ही पाकिस्तान के रहे हैं, कोई ग्रोथ पाकिस्तान को देखने को नहीं मिली। अगर हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ईयर जो है वो कौन सा रहा, तो 2013 को यहां माना जा रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट ईयर रहा 2013 का पाकिस्तान के साथ, जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो अदायगियां भी की, ठीक है, और इसके फॉर रीचिंग इंप्लीकेशंस भी थे, यानी काफी दूर उस नताइज जिसके थे पाकिस्तान ने अदायगियां की, और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है शायद इस साइकिल से निकले, लेकिन पाकिस्तान ने वहीं पे वसूली भी की, तो जितनी अदायगी की वसूली भी कर ली, तो फिर पाकिस्तान ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि 2009, ठीक है, और 2014 ये 2 साल ऐसे हैं जिन सालों में जो है हमने देखा कि सबसे ज्यादा हमने जो है वो थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की अपने कर्जों को, ठीक है जी, यानी प्रोएक्टिव अप्रोच रखी डेट मैनेजमेंट की तरफ, कि कर्ज भाई अब बहुत हो चुका, यानी 2009 में भी हमें थोड़ा सा जोश आया, आप ये कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट को, इस टाइम पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, क्योंकि वो 2008 के अंदर सबसे ज्यादा ऑलरेडी ले चुके थे, ठीक है। इसी तरह से 2014 के अंदर जो है वो PMLN की गवर्नमेंट आई, तो उस टाइम पे जो है उन्होंने थोड़ा सा स्टेप लिया कि भाई हम इसको जो है वो अब दोबारा से नहीं लेंगे, तो हम मैनेजमेंट करते हैं इसकी डेट की, लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि वो खत्म हो गया। IMF एंगेजमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो IMF के साथ हमारी जो एंगेजमेंट्स हैं वो इस शर्त के ऊपर हैं कि भाई हम जो है वो अपनी क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे, कि माशी तब्दीलियां लेके आएंगे अपने स्ट्रक्चर के अंदर, तो उससे हमें फायदा होगा, लेकिन फिलहाल तक ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है, देखिए हमने ना स्पेसिफिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाना था, IMF ने हमें ये कहा था, और हमने भी ये कहा था कि भाई हम रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिलहाल मुश्किल वक्त में हमारी मदद करो। तो ये मुश्किल वक्त पता नहीं खत्म नहीं हो रहा हमारा, असल में प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं जी कि जैसे करेंसी स्टेबलाइजेशन है, कि उसको कहा गया कि मार्केट के हिसाब से आप चलने दें, जैसे डॉलर भी इस टाइम पे 283 रुपए पे आई थिंक है। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को जो है वो हमने मैनेज करना है, किस तरह से रुपए की वैल्यू को हमने मैनेज करना है। इसी तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें बार बार कहा जा रहा है जो हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम बार बार जो है इन चीजों के ऊपर हम कह रहे हैं कि IMF के साथ हमारी डीलिंग्स है, लेकिन जब हम ये नहीं करते तो फिर हम इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अब एक डिबेट है, डिबेट क्या है जी, चैलेंजेस एंड डिबेट ऑफ IMF कंडीशंस, कि भाई IMF जो है वो एक्चुअली में क्या करता है कि जो कर्जा देता है उसके पीछे बहुत ज्यादा सख्त किस्म की शराइत रख देता है। तो वो सख्त किस्म की शराइत इकोनॉमी को बजाय इसके ऊपर ले जाने के मजीद नीचे ले जाती हैं, क्योंकि देखिए IMF जो शर्तें रखता है उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है अवाम के ऊपर। तो अवाम की जब बर्डन पड़ेगा तो जाहिर बात है कुव्वत खरीद कम होगी, तो जब कुव्वत खरीद कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर उनकी नीचे जाएगी, तो परचेजिंग पावर नीचे जाने से मुल्क कैसे ऊपर जा सकता है, तो मुल्क भी अल्टीमेटली नीचे ही जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई ये जो इतने ज्यादा बार बार कभी एनर्जी सेक्टर के ऊपर, गैस के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, वो ये कह रहा है कि आप, वो हुकूमत को तो अमीर करना चाह रहा है कि हुकूमत से अमीर होगी तो अभी वापस पैसे मिलेंगे, लेकिन अवाम गरीब हो रही है। तो जब अवाम गरीब होगी तो अवाम इन्वेस्ट कैसे करेगी, ठीक है, अवाम सेविंग्स कैसे करेगी, अवाम कैसे, तो जब ये नहीं होगा तो तब ग्रोथ नहीं हो सकती। तो यहां पे जो है पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और लो ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर, और खास करके पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकता कि जब तक हम अपनी जो है वो मुल्क के अंदर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, यानी हमारी जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है IMF के ऊपर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में जो है वो कहा जा रहा है कि भाई ये बार बार जो है हम क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं जाने के लिए। तो ये साइक्लिकल नेचर जो है पाकिस्तान के IMF की असिस्टेंस की, ये जा रही है जी 75 सालों में। तो पाकिस्तान ने 75 सालों में
23 बार आईएमएफ से कर्ज लिया। समझ रहे हैं? अब आप खुद अंदाजा कर लें कि किस तरह का ये चक्कर है, और ये एक इंतहाई विशियस साइकिल है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर डिप्लोमेट ने भी जो है वो इसको छापा था और कहा था कि पाकिस्तान का एक विशियस साइकिल है आईएमएफ के साथ, यानी एक जो शैतानी चक्कर है। विशियस साइकिल का मतलब ये होता है जो ना खत्म होने वाला हो। ठीक है, तो ये जो एक शैतानी चक्कर है, ठीक है जी, शैतानी, तो ये शैतानी चक्कर जो है ये ना खत्म होने वाली बात है। क्यों ना खत्म होने वाली बात है? क्योंकि देखिए हम इस्लाह नहीं कर रहे ना। प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ को हमने कहा कि पैसे दो, इस बार दे दो, बस अगली बार नहीं आएंगे। तो आईएमएफ ने कहा अच्छा पक्की बात इस बार? हाँ, हमने कहा भाई पक्का आखिरी बार है। ठीक है, अगली बार फिर गए, हमने कहा बस ये आखिरी बार है, ये आखिरी बार है। तो वो आखिरी बार करते करते 23 बार हम चले गए। आप अंदाजा कर लें। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिसी मेकर्स है वो क्या कर रहे हैं, हमारी जो स्टेट है वो क्या कर रही है कि जो ये हालात बने हुए हैं, देख लें आप फिर। तो ये एक साइक्लिक जो है वो इफेक्ट है कि बार बार हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि 1971 के बाद से पाकिस्तान काफी ज्यादा जो है मुश्किलात का शिकार हुआ, क्योंकि बांग्लादेश जब हमसे जुदा हो गया तो पहले इल्जाम लगाता था कि पाकिस्तान उनके पैसे खाता है। ठीक है, हमेशा से उन्होंने इल्जाम लगाया। जैसे कहा जाता है भाई शेख मुजीबुर रहमान जब जो है यहाँ पे उतरे इस्लामाबाद की सड़कों पर, तो उन्होंने एक खुशबू ली सड़कों की और कहा कि भाई मुझे यहाँ की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। पटसन जो टाटे बनाते हैं, तो वो जो है ना, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप ईस्ट पाकिस्तान के पैसे वेस्ट पे लगा रहे हैं। तो जब वो जुदा हुआ तो फिर हमारी मुश्किल हो गई। और खास करके फिर हमने देखा 1990s के अंदर जब नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो ने बारियां लेना स्टार्ट की, तो यहां से पाकिस्तान फिर रेगुलरली जो है उनका कस्टमर बन गया और हम बार बार उनके पास गए, उनको भी फायदा दिया और अपने मुल्क को भी बर्बाद किया। तो बैलेंसिंग एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अब इस टाइम पे हमें चाहिए क्या? देखिए इस टाइम पे हमें क्या चाहिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कि यही जब गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर ये पता नहीं ये इनको क्या हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें बैलेंस करने की जरूरत है कि हम जो बाहर से हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, और जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, हम इस तरह से हासिल नहीं कर सकते। जब तक हम मदद लेंगे, जाहिर बात है वो अपनी शराइत मनवाएंगे ही मनवाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक लॉन्ग जो है हमारा आईएमएफ के साथ जो सिलसिला चल पड़ा है, ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का, ये हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हम रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। हमारी स्टेट को पता है कोई इशू नहीं है भाई, जब पैसे खत्म होंगे तो पांव पकड़ लेंगे आईएमएफ के, ठीक है जी, और महंगाई कर देंगे और लोगों को कहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट ही है, और पता नहीं फिर जो है वो कौन सी गवर्नमेंट करके गई है, किसने जो है शुरू किया इसका। तो ये अब ये हालात चल रहे हैं। इकोनॉमिक ओडेसी एंड स्टेबिलिटी इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इस टाइम पे अगर हम ये लंबा सफर खत्म करना चाहते हैं तो हमें जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आनी होंगी। जब तक हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, ठीक है जी, जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगी, जाहिर बात है हम ग्रो नहीं कर सकते। तो रिफॉर्म्स कहां पे चाहिए? हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, याद रखिएगा। यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब है कि हमें जहां जहां जिस सेगमेंट के अंदर, अगर हमें इंपोर्ट्स के अंदर चाहिए तो हमें देखना है वहां पे कहां पे रिफॉर्म्स करें। इंपोर्ट के लिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं जी, टैक्सेशन को बढ़ा सकते हैं, टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं, ताकि मुल्क के अंदर चीजें कम से कम मंगवाई जाएं बाहर से। ठीक है, वो किसके ऊपर भी शोर होता है, क्योंकि मुल्क के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रही ना। इसी से देखिए हम सिर्फ मोबाइल को ही अगर देख लेते हैं ना, मोबाइल के ऊपर हम कितना पैसा बाहर के मालिक को दे रहे हैं, कि वो एक इस टाइम पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा वहां जा रहा है। ऑटोमोबाइल के ऊपर देखिए वहां कितना दे रहे हैं। इसी तरह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, तो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, इंपोर्ट को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, मेड इन पाकिस्तान का जो हम नाम लेते हैं उसको हमें जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए कि भाई किसी तरह से पाकिस्तान की अपनी चीजें जब इस्तेमाल होंगी तो जाहिर बात है हमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस है वो कम होंगे। दूसरा, ये तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा जब अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगेगी। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी और जब तक हम इंडस्ट्री को यानी एफडीआई को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि यहां पे होगी, तो जब तक वो नहीं होगी तब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, क्योंकि पाकिस्तानी खुद तो ट्रस्ट यहां करने से रहे। सीधी सी बात है, पाकिस्तानी लोग खुद यहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना उनके पास कुछ बचा है और ना ही वो ट्रस्ट करते हैं अपनी हुकूमत के ऊपर। हाँ, बाहर से हम किसी को जो है वो कुछ कमीशन वगैरह दे के यहां ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उन्हें फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो वो जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो वो चीजें जो बाहर से ले रहे हैं मुल्क के अंदर से पैदा होंगी, तो तब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस दूर होगा। तो हमें क्या करना होगा जी, हमें जो है एक सस्टेनेबल पाथ के ऊपर फोकस करना होगा, उस रास्ते के ऊपर जो पायदार है। तो हमारा ये जो हम चल रहे हैं ना, ये पायदार नहीं है। यही प्रॉब्लम है, बार 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 जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और आईएमएफ का सिलसिला बार बार है, कभी हमें आईएमएफ कह रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भाई रिफॉर्म्स लेके आओ, लेकिन रिफॉर्म्स जाहिर बात है शुरू कहां से होंगी? चैरिटी बिगिंस एट होम, कि भाई खैरात तो घर से शुरू होती है। तो जाहिर बात है हुकूमत जो करने वाले लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें फिर अपने गिरबान के ऊपर, यानी सबसे पहले पाकिस्तान की जो एलीट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो वो कभी नहीं ये चाहेंगे। तो इसलिए ये रिफॉर्म्स शायद हम देखते हैं कि अब आती हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक रिकवरी जो है हम चाहते हैं कोई भी तरीका हो, लेकिन ये रिफॉर्म्स का तरीका ना हो जिससे अमीर बंदा पैसे के नीचे ना, ये इस सिस्टम के नीचे ना आए, वो ऊपर ही रहे। तो यही प्रॉब्लम है, फिर वो करप्शन करता रहे, सब कुछ करता रहे। तो खैर इसको यहां पे क्लोज करते हैं। तो ये हमारा जो है एक सिलसिला था जो हमने देखा कि 75 साल में
23 बार हम जो है वो IMF के पास गए हैं और ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो आगे फिर से जो है वो स्टार्ट होने लगा है नई किस्त के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।